फाइटर की रिलीज के बाद ऋतिक रोशन के हालिया इंटरव्यू से मेरा दिल उन पर आ गया। यदि मैं ईमानदार रहूं तो केवल आंशिक रूप से, क्योंकि एक प्रशंसक के रूप में मैं वास्तव में उसे हिलाना चाहता था। उसे इस प्रवाह से बाहर निकालें जिसके बारे में वह सोचता रहता है कि यह उसे सीमित कर रहा है। विक्रम वेदा के प्रदर्शन के बाद से अभिनेता उस मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वह चरित्र भूमिकाओं के साथ महसूस करते हैं, और कैसे एक स्टार होने का दबाव उन्हें उन जोखिमों को लेने से रोकता है। ये विशाल बजट पोस्टरों पर उनके चेहरे के साथ लगाए गए हैं, और उनसे प्यार करने वाले प्रशंसकों की अपेक्षाओं के कारण उन्हें लगता है कि वह केवल उतना ही कर सकते हैं जितना कि हम एक महत्वाकांक्षी नायक के रूप में जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं। डिजिटल रचनाकारों में से एक ओलकिट कोचार ने लक बाय चांस से जफार खान के रूप में ऋतिक का एक स्निपेट पोस्ट किया था, और ऐसा लगता है कि इस काल्पनिक चरित्र का वास्तविक जीवन आज ऋतिक रोशन की अपरिहार्य वास्तविकता बन गया है। ऋतिक की प्रामाणिकता, वास्तविक और शुद्ध प्रकृति कभी कभी मुझे निराश करती है, खासकर जब मैं लड़ाई के बाद उनके साक्षात्कार देखता हूं, क्योंकि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि दर्शकों को उनसे प्यार क्यों हुआ। सहज नृत्य चालें, ग्रीक देवता की आकांक्षापूर्ण झलक सभी पैकेज का हिस्सा थे, मैं समझ गया, लेकिन यह उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के लिए भी था, और उन जोखिमों को उठाने के लिए हम अब भी उससे कैसे प्यार करते थे। आर्थिक रूप से उन फिल्मों का भाग्य जो भी हो, वही आदमी जिसने अपने ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद फिजा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्में की, वही आदमी जिसने गुजारिश, कबीर और विक्रम वेदा, वही कलात्मकता है जो स्टारडम से परे है, हम उसके बारे में प्यार करते हैं। एक व्यक्ति जो शिल्प के प्रति इतना स्पष्ट रूप से भावुक है, कुछ ऐसा जिसे हम सितारों से बहुत कम देखते हैं, अधिक सीमित बजट में उन रचनात्मक गतिविधियों को आसानी से पूरा कर सकता है। फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर रिपब्लिक डे के 41 करोड़ से लेकर सोमवार को 7 से 8 करोड़ तक की जबरदस्त गिरावट देखी। फाइटर के बाद ऋतिक की असमंजस की स्थिति ने मुझे यह भी एहसास कराया कि जब फिल्मों के वित्तीय परिणाम की बात आती है तो हिंदी फिल्म क्षेत्र निर्दयी है। मुझसे कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर एक मलयालम सब्सक्राइबर ने पूछा था कि एक्टर्स क्यों मोहनलाल और मामूटी, और मुझे यह बताना था कि कैसे हिंदी क्षेत्र में दर्शक बहुत अलग हैं, और केरल जैसे बाजार की तुलना में जिन अभिनेताओं को वे पसंद करते हैं वे कहीं अधिक क्षणभंगुर हैं। दोनों दिग्गजों ने मलयालम सिनेमा में जो योगदान दिया है उसके दशकों के काम के लिए प्रशंसा और सम्मान है, और एक या दो फ्लॉप फिल्में उन अनगिनत यादों को कभी खत्म नहीं करेंगी जो वे पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं। एक मलाइकोटे, वाल्बन और एक क्रिस्टोफर थोड़े समय के लिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक नेहरू या एक केथल डोर बस आने ही वाला है। यह केवल दिग्गजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फहद फासिल, दुलकर सलमान और पृथ्वीराज जैसे अभिनेताओं तक भी है, जो अपनी रचनात्मक गतिविधियों में गलत हो सकते हैं। उनकी फिल्में बुरी तरह असफल हो सकती हैं, लेकिन इससे दर्शकों के साथ उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता है, चूंकि उनकी प्रतिभा के प्रति सच्चा प्यार है और आशा है कि वे बाद में कुछ और रोमांचक लेकर आएंगे। हालांकि लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ लड़ाकू विमानों पर लिखे गए अनगिनत लेख हैं जो सीधे तौर पर इसमें शामिल सितारों के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित हैं। हिंदी क्षेत्र किसी की विफलता को इंगित करने, उसकी तुलना उनके घटते प्रशंसक आधार से करने और सप्ताहांत के बाद उनके करियर पर मृत्यु लेख लिखने के मामले में कहीं अधिक निर्मम है। इसने मुझे डंकी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और कैसे बॉक्स ऑफिस पर इसके शानदार वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद लोग अभी भी इसे असफल मानना चाहते हैं, क्योंकि यह राजकुमार हिरानी की पिछली परियोजनाओं के बराबर नहीं पहुंच पाई। मेरा मतलब है, हम फाइटर क्रैशिंग जैसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इसने दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था। यह हाल ही में एक गोलमेज सम्मेलन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कही गई बात को दर्शाता है। हालांकि कोई भी इतने बड़े पैमाने पर स्थापित फिल्मों को शून्य में नहीं देख सकता, क्योंकि यह एक व्यवसाय है और हर किसी को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि फाइटर के संबंध में क्या गलत हुआ है। मुझे लगता है कि मैं इसे दो मुख्य समस्याओं से जोड़ सकता हूं। पहले फिल्म की मेरी समीक्षा में कहा गया था, मुझे लगता है कि फिल्म की बहुत ज्यादा मार्केटिंग की गई थी। इसने दर्शकों को यह आभास दिया कि यह सामने बैठे लोगों के लिए कट्टर देश भक्ति संवादों और हुटिंग और जयकार से भरा हुआ है, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर था। हाँ, संवाद थोड़े थोड़े अंतराल में शुरू होते हैं, लेकिन 2 घंटे और 46 मिनट के समय में यह मुश्किल से फिल्म का मूल बन पाया। विपणन की भयानक प्रकृति को कमजोर संगीत वीडियो द्वारा और अधिक बढ़ा दिया गया था, जिसमें सेटिंग्स और कपड़ों में सुंदर लीड प्रस्तुत की गई थी जो वायुसेना को समर्पित फिल्म के लिए अनुपयुक्त लगती थी। किसी को फिल्म के इरादे और फोकस के बारे में एक भ्रमित संदेश मिला, और हर किसी ने समान शैलीगत विषयों के साथ समानताएं बनाना शुरू कर दिया, जो हमने अभिनेता और निर्देशक जोड़ी के साथ देखा था जब उन्होंने आखिरी बार सहयोग किया था। बिकनी में दीपिका और नग्न छाती वाले ऋतिक अब एक फिल्म के लिए बिक्री के बिंदु नहीं है, और ये निम्न स्तर की विपणन रणनीति है जो अब काम नहीं करती है। दूसरा कारण संभवतः इंडिया और पाकिस्तान संघर्ष के दोहराव वाले विषयों से जुड़ा है, जो दर्शकों के बीच थकावट के बिंदु तक पहुंच गया है। यह कथा 1919 से चल रही है, जहां पाकिस्तानी उग्रवाद के जवाब में इंडिया की ताकत को एक्शन सेट और संवादों के साथ प्रस्तुत किया गया है जो राष्ट्रीय उत्साह को फिर से जगाता है। ऐसा पाठान,
टाइगर 3 और कदर 2 जैसी फिल्मों के साथ 2023 में कई बार किया गया। तो नए साल की शुरुआत में एक और फिल्म उसी दुश्मन को पड़ोसी देश में चरमपंथ की वही लहरों को और हमारी सेनाओं को नेतृत्व करते हुए पेश करती है। यह एक ऐसी पटकथा है जो शायद दर्शकों के लिए संतृप्ति बिंदु तक पहुंच रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रस्तुतिकरण कितना सूक्ष्म है, प्रदर्शन कितना प्रभावी है, कथा कितनी भी हृदय स्पर्शी क्यों ना हो, दर्शक बार बार एक ही तरह की बातें देखने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। दर्शकों को यह बताने में स्पष्ट रूप से संचार की कमी थी कि फिल्म में दिल है। इसके कुत्तों की लड़ाई को प्रस्तुत करने का पूर्ण अभाव था। यहां तक कि निष्पादित कोरियोग्राफी की एक झलक भी नहीं थी। वैसे शायद एक मील के हिसाब से यह किसी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ है। एक ऐसे दिन और उम्र में जहां बड़े पर्दे का अनुभव पूरी तरह से किसी के समय और निवेश के लायक होना चाहिए, आपको वास्तव में वह बेचना होगा जो आपकी फिल्म दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि दर्शकों से यह अपेक्षा करना कि वे सितारों के प्रति अपने शुद्ध प्रेम के लिए प्रयास करें। एक ही संदेश को संप्रेषित करने में अभिनेताओं की दृश्यता की कमी के कारण इसे अंतिम दिन पर यादृच्छिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में कहा था, आपको हर बार पठान जैसा लाइटिंग इन ए बॉटल मोमेंट नहीं मिलेगा, जहां हर कोई बिना किसी प्रवाह के गाना बजाएगा। मुझे एहसास हुआ कि ऋतिक रोशन अपना करियर टॉम क्रूज या लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह बना सकते हैं। टॉम क्रूज अब थिएटर अनुभव को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको एक ऐसा अनुभव मिले जिसे आपके घर में आराम से दोबारा नहीं बनाया जा सके। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लगातार इसे पेश करते हैं। या रोशन खुद को केवल उन परियोजनाओं और फिल्म निर्माताओं के साथ जोड़ने के लियोनार्डो डिकैप्रियो मॉडल को शामिल कर सकते हैं जो उन्हें रचनात्मक रूप से उत्तेजित और चुनौती देते हैं। किसी प्रोजेक्ट में लियोनार्डो की मौजूदगी ही दर्शकों को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है। यह यात्रा अक्सर उन्हें लड़खड़ा भी देती है, लेकिन यह सब एक भरोसेमंद सितारे की प्रक्रिया का हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि उसकी भूमिकाओं के साथ सामान्यता की भावना पैदा न हो। क्या वे कभी कभी अलोकप्रिय होंगे? हाँ। क्या यह कुछ ऐसा है जो वह करना चाहता था? भाड़ में जाओ। हाँ, क्योंकि यही सब मायने रखता है। मैं ऋतिक रोशन के करियर के लिए बस यही कामना करता हूं, उनके स्टारडम को एक बोझ के रूप में न देखें, बल्कि खुद को उस तरह से अभिव्यक्त करें जैसा वह चाहते हैं। उन परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करें जो वास्तव में उनकी रुचि रखते हैं। उन अर्थशास्त्र को जानकर उन्हें वास्तविकता बनाते हैं जो इसे संभव बनाते हैं, और फिर काम करने के लिए युद्ध के साथ हमारा मनोरंजन करते हैं क्रिश, क्योंकि आखिरकार वे वैसे भी उसके रास्ते पर आएंगे और हम इसे बड़े पर्दे पर मनाएंगे। मुझे आशा है कि यह भ्रम उसके लिए केवल एक क्षणिक बाधा है, क्योंकि इतनी विशाल क्षमता और सीमा वाली प्रतिभा को देखने, खुद को इस धारणा तक सीमित रखने से ज्यादा मेरा दिल कुछ नहीं टूटता कि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अज्ञात क्षेत्र। ऋतिक, इसीलिए हमें सबसे पहले आपका काम पसंद आया।